नॉलेज इज पावर, ये कहावत सबसे ज्यादा फिट बैठती है इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर, जो सिर्फ नॉलेज और इनपुट के दम पर लाखों लोगों की जानें बचाते हैं, अपने देश के लिए दूसरे देश में जाकर अपनी जान को दांव पर लगाते हैं, वो भी बिना कोई क्रेडिट लिए। और इन्हीं इंटेलिजेंस एजेंसीज में एक एजेंसी है रॉ। वैसे तो रॉ के बारे में हमने बहुत सारी मूवीज देखी है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रॉ को आखिर बनाना ही क्यों पड़ा था और रॉ ने शुरू में ऑपरेट कैसे किया। यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो। इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, ये वैसे बनी तो 1968 में है, लेकिन उससे पहले कई ऐसे डिसीजंस थे जिनका लिंक रॉ की डेवलपमेंट से जुड़ी थी। हुआ ये था कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर जबलापुर गांव में कुछ डकैत छुपे थे। ये अटैक और लूट करके जंगलों में गायब हो जाते थे। अब इनसे निपटने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम ठगी एंड डकैती डिपार्टमेंट रखा गया। यही वो डिपार्टमेंट था जो आगे जाकर रॉ की नींव रखता है। ये डिपार्टमेंट करता क्या था, ये एरिया में इनपुट और इंटेलिजेंस इकट्ठा करता था और अपने कुछ ऑफिसर्स को उन डकैतों के साथ मिलाता था। और ऐसा करके इस डिपार्टमेंट ने बहुत कम समय में इस पूरी डकैती को जड़ से ही खत्म कर दिया। इसके बाद ये वो टाइम था जब ब्रिटिशर्स को इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस समझ में आई और इसी टाइम पर एंटी ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्टिविटी करने वाले फ्रीडम फाइटर्स भी एक्टिव थे। अब इनसे निपटने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक नया डिपार्टमेंट बना दिया, CSB, सेंट्रल स्पेशल ब्रांच। अब जो वो ठगी एंड डकैती डिपार्टमेंट था उसे इस CSB में ट्रांसफर कर दिया गया। उनके ऑफिसर्स को अब इसमें ट्रांसफर कर दिया गया। अब वो CSB में काम करती थी, लेकिन इसके बाद इसका नाम बदलकर सेंट्रल क्रिमिनल इंटेलिजेंस और बाद में आखिर IB इंटेलिजेंस ब्यूरो रखा गया। लेकिन जब इंडिया आजाद होता है तो बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह IB भी यहाँ पर ट्रांसफर होता है, लेकिन ब्रिटिशर्स के जाने के बाद IB में ट्रेंड स्टाफ की शॉर्टेज होने लगती है। लेकिन संजीव पिल्लाई जो पहले हेड बने IB के, वो ब्रिटिशर्स के MI5 के मॉडल पर जैसे तैसे IB को चलाते हैं। अब IB को इंडिया की बाउंड्री के बाहर भी टास्क करने का मौका मिला। अब वो इंडिया की बाउंड्री के बाहर भी फोकस रखता था, खतरे को जांचता था। लेकिन धीरे धीरे कुछ चीजें ऐसी होने लगी जो IB इंडिया की बाउंड्री के बाहर टास्क करता था उसे अब इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही महदूद कर दिया गया और रॉ को बना दिया गया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ऐसी कौन सी चीजें हुई कि रॉ को बनाना पड़ा। दरअसल चाइना इंडिया वॉर के समय और पाकिस्तान इंडिया वॉर के समय IB कुछ नहीं कर पाई थी। इंटेलिजेंस एजेंसी का काम होता है खतरे का पता लगाना और उस खतरे से अपने लोगों को बचाना, लेकिन इन दोनों वॉर्स के समय IB किसी भी खतरे का पता नहीं लगा सकी। इंडिया पाकिस्तान वॉर के समय इंडिया वॉर को जीत गया, लेकिन इंडिया चाइना वॉर के समय इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था, जिसका कहीं ना कहीं IB को भी जिम्मेदार ठहराया गया। और अब शुरुआत हो गई थी IB से हटकर एक इंटेलिजेंस एजेंसी बनाने का जिम्मा। इसीलिए 1966 में जब इंदिरा गांधी PM बनती है तो वो सबसे पहला काम एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर को बुलाती है, वो थे RN काउ। और मीटिंग में वो उनसे कहते हैं कि हमें IB से हटकर एक इंटेलिजेंस एजेंसी बनानी होगी जो IB से कई ज्यादा एडवांस हो, ताकि हम खतरों से बचे रहे और इन वॉर्स में हम ज्यादा एडवांटेज में रहे। इसके बाद RN काउ 2 महीने का समय लेती है और कई ज्यादा स्टडी करने के बाद वो एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं और PM के दफ्तर में आते हैं। इसके बाद PM उस ब्लूप्रिंट को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर PM उसमें एक चीज और ऐड कर देती है, वो थी कि रॉ का जो हेड होगा वो डायरेक्ट PM को रिपोर्ट करेगा। इसी समय वहां पर कैबिनेट सेक्रेटरी DS जोशी भी मौजूद थे। वो इस एजेंसी का नाम सजेस्ट करते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ। और आखिरकार 21 सितंबर 1968 को रॉ बना दिया जाता है। इसका ऑफिस साउथ दिल्ली में रखा गया। अब जो IB था उसे इंडिया के अंदर की चीजें संभालने का जिम्मा दिया गया और रॉ का ज्यादातर फोकस इंडिया की बाउंड्री के बाहर था। इसलिए रॉ के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज था अपने स्पाइस को इंडिया की बाउंड्री के बाहर प्लांट करना।
ये काम उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी को दिया गया। उन्होंने क्या किया, इंडिया के बाहर जो भी इंडिया की एम्बेसीज थी वहां पर एक फेक रिक्वायरमेंट निकाली। जॉब्स को फिल करने के बहाने उन्होंने स्पाइस की आइडेंटिटी चेंज करके उन्हें अलग अलग देशों में भेजा। जो भी जितने भी रॉ के एजेंट दूसरे देशों में होते थे वो वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन मॉर्स कोड के जरिए इंडिया पहुंचाते थे। रॉ का एक और रूल था, जितने भी उनके एजेंट्स थे उनका नाम ना ही कभी किसी पेपर पर लिखा जाएगा, ना ही कोई याद रखेगा। उनका असली नाम किसी को भी पता नहीं होना चाहिए था, बल्कि उनको कोड्स में बुलाते थे। जो अपने वो हेड होते थे वो उनके अलग अलग कोड्स रखते थे और उन्हीं कोड नेम से उन्हें बुलाया करते थे। इसके बाद जब रॉ का पूरी तरह से सेटअप हो गया, एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, ऑपरेट करना शुरू कर दिया, तो इसके बाद कुछ महीने बाद जो आईबी था और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स था, उनकी इंपॉर्टेंस कम होने लगी, क्योंकि आईबी ना किसी वॉर में कुछ कर पाया था और ना ही बाउंड्री के बाहर वो फोकस कर पाता था। लेकिन रॉ ने इसके बाद कुछ ऐसे ऑपरेशंस अंजाम दिए जो सक्सेसफुल रहे, जिसकी वजह से आईबी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की इंपॉर्टेंस कम होने लगी और ज्यादातर फोकस रॉ पर रहा। अब देश पूरी तरह से रॉ पर निर्भर था और आज भी रॉ अपने ऑपरेशंस में खरा उतरता है। आज भी वो देश को किसी भी खतरे से बचाता है और खतरे का पता लगाता है। इसके बाद कभी भी वॉर्स के समय कोई भी हमला किया हो तो रॉ ने उस खतरे का पता लगाया है और कहीं ना कहीं कई लोगों को, अपने देशवासियों को बचाया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे और हमारे आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।